हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम था संसाधन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए आप पेशेंस बना के अच्छे से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। यानी यह भी संसाधन के बारे में ही बताया जाएगा। इसमें भी एक कहानी के माध्यम से शुरुआत की जाएगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों को बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते थे। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के भोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। अब आगे देखते हैं हम कि पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियों, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यानी यहाँ पे दो बच्चे जो हैं वो दोनों अलग अलग क्षेत्र के हैं, जिससे वहाँ की मृदा, वनस्पति, जलवायु सब में बहुत विभिन्नता है। इसलिए कहीं कृषि हो रही है, कहीं कृषि नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है, क्या आप जानते हैं? इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुछ भूपृष्ठ के कुल कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो 30% पृथ्वी है यानी भूमि है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि 30% पे ही आवास रहने का हो, वह भी आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। यानी भूमि और जलवायु को भिन्न भिन्न जो लक्षण हैं, इन्हीं के कारण जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ असलाकृति उबड़-खाबड़ असलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं भूमि उपयोग की।
भूमि उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यानी भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योग की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे ही हम भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? ये बच्चों के लिए दिया गया है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक निर्धारक हैं। यहाँ पे है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि स्वामित्व नि, व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यानी निजी भूमि जो होती है वो अपने स्वामित्व के अंतर्गत आती है, और सामुदायिक भूमि जो होती है वो समुदाय के स्वामित्व में आती है। जैसे कि फल हो गए, फल उगाने की जगह हो गई, नट हो गई, औषधियाँ जो उस भूमि पर औषधियाँ, बूटियाँ उगाई जाती हैं, यह सब जो है कि आ जाएगी सामुदायिक भूमि के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं जनसंख्या। यहाँ पे है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या बढ़ रही, लेकिन भूमि सीमित है, वो उतनी की उतनी ही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यावसायिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। चलिए कुछ कोष्टक में दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यह क्रियाकलाप दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भूमि संसाधन का संरक्षण देखते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या एवं तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग एवं तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। यानी अगर हमें भूमि संसाधन का संरक्षण करना है, तो हमें वनों को रोपना है, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित, यानी इनका हमें नियमित रूप से उपयोग नहीं करना है, यानी नहीं करना है, ना भी कर सकते हैं। अतिचारण पर रोक लगा सकते हैं। यह कुछ सामान्य तरीके हो सकते हैं भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए। बात करते हैं मृदा की। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी पृथ्वी के जो पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है, उसे हम मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ जैव पदार्थ है जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है।
यानी पृथ्वी का निर्माण कृषि कृषि योग्य भूमि भूमि तथा जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अब चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी की 11th की बुक में आपको बहुत अच्छे से मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ाया जाएगा। मृदा चैप्टर है, बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है। यहाँ मान लीजिए पृथ्वी की एक कटी हुई सतह है, तो यहाँ पर इसकी ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा हो गई, बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा हो गई, और अपक्षयित चट्टानी मृदा इस पोर्शन में पाई जाती है। जनक चट्टानें सबसे आंतरिक भाग में जनक चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे शब्दावली देख लेते हैं। अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना या क्षय होना, इसे हम अपक्षय कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? यानी 1 सेंटीमीटर मृदा का जब निर्माण होता है तो उसमें सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब यहाँ मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करती है मृदा। मृदा को प्रभावित करते हैं। समय मृद समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यह भी मृदा को प्रभावित करता है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। यानी उच्चावच और तुंगता ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। यह भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यह भी मृदा को प्रभावित करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक से पीटी और मेंस के दोनों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, क्योंकि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इसमें देखिए इतने सारे कारक बताए गए हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं, चाहे वो मेंस का हो या पीटी का हो। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है मृदा निर्माण के कारक। तो चलिए शुरू करते हैं, मृदा निर्माण के कारक क्या हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप है और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन की क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। जो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। यानी जो मृदा का जो निम्नीकरण है उसमें आता है, आपका हो गया वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, और अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है, और भूस्खलन और बाढ़ है। यह जो है मृदा का निम्नीकरण करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं।
मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न है, जिसमें मल्च बनाना। पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यानी जो अनावरित भूमि जैव पदार्थ है उसे प्रवाल से ढक दिया जाता है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अब यहाँ पे देखते हैं कोष्टक में क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। क्रियाकलाप है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला था मल्च बनाना, अब दूसरा है वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म देखते हैं। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, जैसे कि चित्र पॉइंट 25 में दिखाया गया है, 2.5 में दिखाया गया है। देखते हैं अभी समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। चित्र संख्या 2.6। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यानी यहाँ पे रक्षक मेखलाएं हैं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जैसा कि 2.7 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जो मृदा संरक्षण की विधियां हैं, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सी विधियां हैं, तो ये चारों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदिका फार्म, समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा मल्च बनाना। मल्च बनाना तो ये आपके दिमाग में एक माइंड में सेट होना चाहिए कि हम मृदा संरक्षण के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं। तो चलिए हम इसको चित्र में देख लेते हैं। ये समुच्च रेखी, यहाँ पे वेदिका फॉर्म, उसके बाद ये रक्षक मेखला, इसमें कतार से वृक्षों को लगाया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। समुच्च रेखी, समुच्च रेखी वेदिका, समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती हैं। यानी समुच्च रेखी रोधिकाओं में इसमें पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है और खाइयां भी बनाई जाती हैं। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है करने के लिए, इसको स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और अगर आपका मन किया करे क्रियाकलाप करने का तो कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चट्टान या बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। यह भी है चट्टान या बांध, इससे भी मृदा का संरक्षण होता है। और बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। बीज की फसल उगाना, यह भी मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो कि वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई, प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। तो इतना परिवर्तन आया है। अब आगे देखते हैं जल के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की पानी की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल ही उपलब्ध है।
वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों के पृष्ठीय या झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कोष्टक में। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल का वर्ष में एक टपकता नल ए- एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 किलोमीटर जल व्यर्थ करता है। मान लीजिए अगर कोई टोटी से पानी निकल रहा है बूंद बूंद करके, तो इसी तरह अगर टपकता रहा तो एक वर्ष में 1200 लीटर पानी व्यर्थ हो सकता है। आगे देखते हैं। इसलिए अलवड़ी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। यानी जो पानी है उसको हम ना ही उसकी मात्रा को घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते, वह स्थिर रहता है। महासागरों से, नदियों से जल उठाया जाएगा, फिर वर्षा होगी, फिर वही जल दोबारा महासागरों और नदियों में आ जाएगा, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। यहाँ कोष्टक में दिया गया। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अमरेली का शहर जो है, अमरेली के पास शहर है जो, वहाँ तालुकों से पानी खरीदने के लिए निर्भरता है। चलिए अब जल की उपलब्धता की समस्याएं पढ़ते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब आगे देखते हैं संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। संसाधनों का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त तथा जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण
जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित या शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। किया जा सकता है। वन और वन वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकल स्प्रिंकलरों स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। यानी फुहारा टाइप का जो हम सिंचाई करेंगे उस विधि से जल को हम बचा सकते हैं, यानी जल का संरक्षण कर सकते हैं। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जल का संरक्षण कैसे करें, उसके बाद मृदा का संरक्षण कैसे करें, वनस्पतियों का संरक्षण कैसे करें, इन सब के बारे में जानेंगे। और इस पोर्शन से पीटी और मेंस में दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी बार हो सके पढ़िए, ताकि आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए कि कब हमें मतलब कौन-सा किस तरह से हमें आंसर लिखना है या फिर किस तरह से हमें ऑप्शन टिक करना है। अगर आपको याद रहेगा, माइंड में बना रहेगा, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। चलिए हम आगे देखते हैं अब। अब यहाँ पे कोष्ठक में दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जैसे छत पर अगर हम वर्षा का जल एकत्रित करें और उसका उपयोग करें, औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर बचाने के लिए काफी है। चलिए अब आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टुकड़ियों, दीप, छतरों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशम स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह एक खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम रेशम या रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन केवल एक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। यानी इस जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सब आएंगे। चलिए देखते हैं। जैव मंडल में जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे परस्पर संबंधित है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देती हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं।
रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैट लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक अन्य महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, यानी गिद्ध है जो। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी परितंत्र के लिए जरूरी है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जहाँ का तापमान जैसा होगा और जहाँ की आर्द्रता जैसी होगी, वनस्पति उसी उसी रूप में विकसित होगी, निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। चलिए कोष्टक में दिया गया है, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, या उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। यानी जो ये कुछ दवाइयाँ हैं, डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन, इसकी वजह से गिद्ध की किडनी खराब हो जाती है और गिद्ध की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से यह एक लुप्त प्रजाति की श्रेणी में आ गए हैं, मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक औषधि बूटी है, वाह कमल एक औषधि बूटी, और यहाँ पे एक पक्षी है, किलकिला, जिसे किंगफिशर कहते हैं हम। आगे देखते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। यानी जहाँ कम वर्षा होती है, बिल्कुल वहां पे कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है।
प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं। कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या का बढ़ना, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे दिया गया ब्लैक बक की सुरक्षा आवश्यक है। ये चित्र है ब्लैक बक का। आवश्यकता है। आगे देखते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यानी अगर हम प्रजातियों की संख्या को भंग न करें तो पर्यावरण में जो एक संतुलन होना चाहिए वो हमेशा बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर दिया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी टूर पर जाने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर उनकी मदद करनी चाहिए या उन्हें ले जाना चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कोष्टक में दिया गया राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें एक से अधिक परितंत्र होते हैं, उनमें एकता स्थापित होती है, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और यहीं से एक प्राकृतिक क्षेत्र जो होता है इसी को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। यानी भारत में शेर, चीता और हिरण, भारतीय सारंग और मोर को आप नहीं मार सकते हैं या मारना अवैध है, आपके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES यानी साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है। यानी पौधों और प्राणियों का संरक्षण करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। यहाँ पे देखिए दिया गया है चीतलों का झुंड। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। अब यहाँ पे एक है जैव मंडल निचय। आपको
एनसीईआरटी किताब पढ़ने से जो छोटी-छोटी आपकी बेसिक्स हैं, जैसे शब्द होते हैं, वर्ड, वो आपके बहुत क्लियर हो जाएँगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जैवमंडल निचय क्या होता है। यह एक वैश्विक यह एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। यानी यह एक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला है, सीरीज है, जिसे संरक्षण और विकास दोनों के बीच संबंध को स्थापित किया गया है और इसे ही हम जैवमंडल निचय कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कोष्ठक में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। साइट्स: द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड, एलो कुछ इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, भूमि निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन-कौन से हैं? तो हो जाएगा तापमान, दूसरा वर्षण। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसमें हो जाएगा मानवीय कारक, प्राकृतिक कारक। मानवीय में हो जाएगा अतिचारण, उसके बाद वनोन्मूलन, उसमें हो जाएगा उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग। प्राकृतिक कारण में हो जाएगा, किसमें हो गया, बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो इसका देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, रहना, खाना, पानी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी भूमि के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए, जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैवमंडल निचय, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। दूसरा हो जाएगा कि अवैध शिकार और कटाई पर रोक लगाना। उसके बाद अगला है, जल संरक्षण के लिए 3 तरीके बताइए। तो देखते हैं जल संरक्षण के 3 तरीके कौन-कौन से हैं। तो जल संरक्षण के 3 उपाय हो गया कि जैसे वर्षा के जल को संरक्षित करना, उसके बाद पेड़-पौधों को लगाना और इसके बाद हो गया कि जो रिसाव होता है, पानी के रिसाव को रोकना। ये सब जल संरक्षण के तरीके हो सकते हैं। पे दिया गया है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा का गठन। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन-सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ हो जाएगा वेदिका कृषि। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? ये हो गया खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना। अब देखते हैं निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हो जाएगा भूमि उपयोग का हो जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ये सही है। उसके बाद हो जाएगा जैवमंडल, जैवमंडल का हो जाएगा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र। ह्यूमस हो जाएगा, ह्यूमस का हो जाएगा कि ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ। इसके बाद आ जाते हैं चट्टान, चट्टानवाद से मृदा अपरदन को रोकना। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।